दोस्तों, एफसीआई में कुछ दिनों पहले एजी थर्ड की पोजीशन निकली थी, जिसकी लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2022 थी। आप में से कई लोगों ने उसके फॉर्म भरे होंगे और तैयारी भी शुरू कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एफसीआई एजी थर्ड की तैयारी कैसे करें। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो फेज 2 के पेपर 2 में 2 ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में है एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी में का जो सिलेबस है उसमें एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कुछ क्वेश्चंस फोटोसिंथेसिस से आते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज सजेस्टेड बाय। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्रकाश की इम्पोर्टेंस सबसे पहले किसने बताई थी? तो सही आंसर है इसका जॉन इंजनहाउज। दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इसका सही आंसर होता है स्टीफन हेल्स। इसमें दो चीज़ें हैं, अगर फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पूछा जाए तो सही आंसर आएगा स्टीफन हेल्स, लेकिन अगर फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी पूछा जाए तो आंसर आएगा जेसी बॉस। The idea that O2 comes from water and not from CO2। एक्चुअली पहले ये मानते थे कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है वो CO2 से आती है, लेकिन बाद में वॉन नील ने ये बताया कि द सोर्स ऑफ O2 इज वाटर नॉट CO2। तो सही आंसर है इसका वॉन नील। और उसके बाद में रूबेन कुमन ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे O18 के, और उसके हिसाब से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की खोज हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब वॉन नील इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स ट्रांसलोकेट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो फोटोसिंथेसिस बनता है वो किस फॉर्म में पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसपोर्ट होता है। तो सुक्रोज की फॉर्म होती है और ये शुगर है, लेकिन सुक्रोज इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये कॉमन सा क्वेश्चन और आपको इसका आंसर आना ही चाहिए। एक क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ इट। एक्चुअली लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्लांट्स में एटीपी की फॉर्म में। तो जब ये लाइट की प्रेजेंस में होती है इसको क्या बोलते हैं? तो सही आंसर है इसका फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। लेकिन एटीपी लाइट की एब्सेंस में ही प्रोड्यूस होती है, वो उस समय रेस्पिरेशन प्रोसेस में होती है और उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो हम ऊपर चर्चा कर रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है आर्नन। आर्नन ने बताया था कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भी एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। पहले ये मानते थे कि एटीपी केवल रेस्पिरेशन प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आर्नन ने बताया कि नहीं, लाइट की प्रेजेंस में भी एटीपी बनते हैं, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्लांट्स के अंदर, और इसका नाम दिया ना फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लोरोफिल पता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस का। इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या है ये आपको याद करना चाहिए, HC55H72O6N4Mg। ये तो आपको याद ही होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि जो लाइट रिएक्शन होता है, जो पानी टूटता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब तो होता है, पानी का जब विघटन होता है तो उसमें कुछ आयंस की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से आयंस हैं? तो इसका सही आंसर है मैंगनीज एंड क्लोरीन आयंस। और ये क्वेश्चन कई बार पीएचडी के टाइम पे पूछा जाता है। इसका कारण ये है कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे गोविंद जी, वो इस डिस्कवरी में इन्वॉल्व थे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियंस के लिए। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जेड स्कीम का नाम आपने सुना होगा। 2 साइकिल होती हैं, एक साइकिल एक नॉन साइकिल। क्वेश्चन ये है कि साइक्लिक जब होती है तो उसमें पीएस सिस्टम कौन सा काम करता है? तो आंसर रहेगा केवल PS1, और नॉन साइक्लिक पूछा जाए तो PS2। अब एक क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का जो सिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल पता है आपको फोटोसिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है। इस जब प्रोटोक्लोरोफ्लाइट से क्लोरोफिल बनता है तो कुछ आयंस की जरूरत पड़ती है, और वो आयंस हैं आयरन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में
साइकिल में मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो सही, आयरन और मैग्नीशियम प्रेजेंट होंगे तभी क्लोरोफिल का सिंथेसिस होगा लास्ट स्टेज में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। पिछली हमने बात की थी जेड स्कीम। जेड स्कीम में 2 रिएक्शन सेंटर होते हैं, PS1 और PS2। तो ये क्वेश्चंस कई बार आपको आना ही चाहिए, पूछ भी लेते हैं कि PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या होता है। सही आंसर होगा P700। इसी तरह PS2 का होगा P680। तो एकदम ध्यान रखिए, PS1 मीन्स 700, PS2 यानी 680। PAR का नाम आपने सुना होगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिससे फोटोसिंथेसिस बनता है। इसकी रेंज क्या होती है? सही आंसर है इसका 390 to 760। एक्चुअली 390 से 760 नैनोमीटर पर जो लाइट होती है वही फोटोसिंथेसिस के लिए उपयुक्त होती है। 390 से अगर कम रेंज चली जाती है इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेजेस। और इसके 3 रेंजेज होते हैं, 390 to 320, 320 to 280 और लेस देन 280। और वो होती है UVA, UVV और UVC। UVV होती है 320 to 280, उल्टा चलता है ये, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि UVV की रेंज क्या है, तो आपको लिखना है 320 to 280। अब जो ऊपर PAR की हमने बात करी है, इसमें क्या विवग्योर का नाम आपने सुना होगा कि 7 तरह की लाइटें होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइट कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो सही आंसर है इसका रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। एसिमिलेटरी पावर, आपने जैसे जो ATP और NADPH जनरेट होता है लाइट रिएक्शन में, वो कौन से उसमें होता है? लाइट रिएक्शन में। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है, शुरू में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी ATP और NADPH के रूप में जनरेट होती है लाइट की प्रेजेंस में। तो इसको बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। और यही ATP और NADPH बाद में डार्क रिएक्शन में काम आते हैं, चाहे वो C3 साइकिल हो चाहे वो C4 साइकिल हो। अब हम दोबारा उस पर आ गए। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है PS1 और PS2, आपने पढ़ा होगा, ऐसा जिगजैग टाइप की एक साइकिल बनती है, उस साइकिल को क्या बोलते हैं? उसका सही आंसर है जेड स्कीम, जिसमें PS2 भी होता है, PS1 भी होता है। C3 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर क्या होता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपने शुरू से देखा होगा RUBP, राइबोलेज बिसफॉस्फेट। ये CO2 एक्सेप्टर होता है C3 साइकिल में। और C4 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर होता है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो दोनों में ध्यान रखिए, अगर C3 का CO2 एक्सेप्टर पूछा जाए तो RUBP, और C4 का पूछा जाए तो PEP, पेप कार्बोक्सिलेज। डार्क रिएक्शन, ये जो C3 साइकिल होती है उसका पहला प्रोडक्ट क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं और सही आंसर इसका 3PG है। इसी तरह अगर C4 साइकिल है उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? इसका आंसर है मैलेट। एक चीज़ ध्यान रखना, इस अगर जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें अगर पूछा जाए कि फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, तब तो आएगा ऑक्जेलो एसीटेट, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तब आएगा मैलेट। क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट प्रोड्यूस तो होता है लेकिन तुरंत मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसको स्टेबल नहीं माना जाता है। फोटोसिंथेसिस में टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उसी हिसाब से C3 और C4 प्लांट जो होते हैं वो उनके जो प्रोडक्टिविटी है उसमें डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए ये पूछा जाता है कि C3 साइकिल के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए? सही आंसर है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब अगर प्लांट C4 है तो रेंज थोड़ी बढ़ जाती है और सही आंसर हो जाता है इसका 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली 27 डिग्री सेंटीग्रेड एक आइडियल टेम्परेचर है जिसके नीचे C3 प्लांट्स अच्छे काम करते हैं और 27 या 28 के बाद में C4 प्लांट्स काम करते हैं। तो अगर रेंज आए तो 25 से 30 लिखनी है और एग्जैक्ट टेम्परेचर आए तो 27 को ही आपको आइडियल वैल्यू मानना है। जो अगर जैसे फोटोसिंथेसिस है, अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद में ऑक्सीजन बढ़ने के बाद भी सर्टेन लिमिट के बाद में फोटोसिंथेसिस रेट में कमी आ जाती है। और इसको किसने बताया था? इसने वारबर्ग ने इस बात कॉन्सेप्ट को दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना चाहिए। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में भी होता है और बैक्टीरिया में होता है। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बात की थी कि फोटोसिंथेसिस में
जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है वो होता है H2O, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में यही डोनर क्या होता है, H2S हो जाता है, H2O नहीं रहता है। तो प्लांट्स की बात करते हैं तो H2O, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो H2S। तो कन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। एक अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टोमेटा रात को खुलती है और दिन में बंद रहती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसको भी आप गलत कर आते हो। और सही आंसर इसका कैम प्लांट्स। क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये जो नागफनी वगैरह और डंडा थूल वगैरह होते हैं उनमें ईटम का मैकेनिज्म पाया जाता है। दी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स ऑन द अर्थ, आपको पता है कि आपने पढ़ा है कि जो फर्स्ट एक्सेप्टर है वो RUBP। तो RUBP रुबिस्को एंजाइम से काम करती है, और रुबिस्को एंजाइम जो है ना नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो ये करीब 12.5% प्रोटीन रुबिस्को ही होती है, और ये मेनली होती है मेराइन जो होते हैं ना वो सारे रुबिस्को पर डिपेंडेंट होते हैं। तो सही आंसर इसका है रुबिस्को। फोटो रेस्पिरेशन का आपने नाम सुना होगा कि रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब तक कॉन्सेप्ट ये था कि रेस्पिरेशन डार्क में भी होता है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था क्रोटोकॉप, उन्होंने बताया कि नहीं, रेस्पिरेशन लाइट में भी होता है, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने इसका नाम दिया फोटो रेस्पिरेशन। प्लांट्स के अंदर होता है ये। और फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं ये पूछा गया है। सेल ऑर्गेनेल्स एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ऑल द अबव। सही आंसर इसका डी, ऑल द अबव। ये तीनों मिलकर बनाते हैं। रेस्पिरेशन केवल माइटोकॉन्ड्रियम होता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन इन तीनों में होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेरोक्सिसोम्स। तो कई बार अगर केवल पेरोक्सिसोम आए तो समझ लेना कि ये फोटो रेस्पिरेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन है। क्रैंज एनाटॉमी का आपने नाम सुना होगा। C3 और C4 में बेसिक डिफरेंस क्या है? C4 प्लांट्स में क्रैंज एनाटॉमी होती है, यही एक डिफरेंस है। क्रैंज एनाटॉमी में क्या होता है, बेजोफिल सेल्स होते हैं, बंडल सेल्स होती हैं। इतना ज़्यादा यहाँ अपन डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप ध्यान रखिए क्रैंज एनाटॉमी इज ए टिपिकल फीचर ऑफ द C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स का दूसरा क्या है कि जो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना वो C4 प्लांट्स के लीव्स में पाए जाते हैं। जो मैंने बताया ना उसमें बंडल सेल और मेजोफिल सेल्स में एक बीड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इस तरह के जो होते हैं वो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। पौधे के अंदर आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा, हरित लवक बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिड्स भी होते हैं जिनमें किसी में स्टार्च सिंथेसिस होता है, किसी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो प्लास्टिड स्टार्च को सिंथेसिस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सही आंसर है इसका एमाइलोप्लास्ट। पोटैटो वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पे स्टार्च का स्टोरेज होता है, तो सही आंसर इसका है एमाइलोप्लास्ट। एक आपने द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, इसका सही आंसर है ब्लैकमैन। उन्होंने बताया कि अगर सारे इनपुट्स एक साथ हम दिए जाएं तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो कमी आती है वो कि इस फैक्टर की वजह से आती है जो लिमिटिंग अमाउंट में होता है। तो क्वेश्चन से पूछा जाता है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ये 1905 में F.F. ब्लैकमैन ने दिया था। हम C3 और C4 प्लांट्स की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में जनरल हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि C4 प्लांट्स कौन से हैं, C4 प्लांट्स कौन से हैं। तो C4 प्लांट्स 4 तरह के एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो इसका सही आंसर है मेज एंड सोरगम। एक्चुअली C4 प्लांट्स मेनली 4 होते हैं, मेज, सोरगम, सुगरकेन और पर्ल मिलेट। इन चारों को याद रख लीजिए, बाकी सारे करीब करीब C3 प्लांट्स होते हैं। तो आपको तुक्के भी मारना तो आप ये ध्यान रखिए, मेज, सोरगम, सुगरकेन और पर्ल मिलेट 4 प्लांट्स C4 प्लांट्स हैं। C3 प्लांट देखिए इसमें मेज, पर्ल मिलेट, सोरगम C4 हो गए, व्हीट अपने आप बच गया, तो आंसर विल बी व्हीट। और जैसे हमने बताया कैम प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेमटा रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पाइनएप्पल। ये क्वेश्चन PhD के IRA में जनरली पूछा जाता था जब हम पढ़ते थे कि पाइनएप्पल एक डोमेस्टिक प्लांट ऐसा है जो कैम मैकेनिज्म रखता है। और वैसे तो इसमें जैसे अगेव भी आता है आपके, तो लेकिन ये ऐसा प्लांट है जो यूजेबल भी है सोसाइटी के लिए। तो कैम प्लांट्स का पाइनएप्पल एक सटीक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों मैंने मेजर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं और मुझे आशा है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप आ सकते हैं। अगले चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं।
तो अगर आप हमारे इस ढंग के क्वेश्चंस को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीप्रेस को सब्सक्राइब करें, तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।